दोस्तों ये कहानी है रेड आई और ब्लैक आई की, जो कि अगर आपस में मिल गई तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा और इंसान को हमेशा का रहने वाला दुख और दर्द मिलेगा। लेकिन क्या रेड आई और ब्लैक आई आपस में मिल पाएंगी? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कोरियन मूवी काफी अच्छी है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले एक मॉन्स्टर ने हेल के दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी ताकि वो इंसानों को हमेशा रहने वाला दुख और दर्द दे सके। लेकिन तभी बुद्ध आए और उन्होंने उस मॉन्स्टर को रोक दिया। उस मॉन्स्टर की पावर का सोर्स उसकी दो आंखें रेड आई और ब्लैक आई थी और उन दोनों आई को खत्म नहीं किया जा सकता था। इसीलिए बुद्ध ने ब्लैक आई को एक बॉक्स में कैद कर दिया, मगर रेड आई भाग गई। वो 7 दिनों तक अलग अलग लोगों के जरिए छुपती रही, लेकिन फिर 8वीं रात वो रेड आई भी खुद ही बुद्ध के पास लौट आई और बुद्ध ने उस रेड आई को भी एक बॉक्स में कैद कर दिया। और इसके बाद उन दोनों बॉक्सेस को एक दूसरे से दूर कहीं छुपा दिया गया ताकि वो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हेल का दरवाजा खुल जाएगा। अब कहानी साल 2005 में आती है, जहां हम एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किम को देखते हैं, जो कि कई सारे लोगों के साथ मिलकर एक रेगिस्तान में उसी रेड आई के बॉक्स को ढूंढने आए हुए थे ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो पुरानी कहानी सच है। प्रोफेसर किम ने अपनी रिसर्च से पता लगा लिया था कि उस रेड आई का बॉक्स इसी रेगिस्तान में कहीं छुपाया गया है और यहाँ प्रोफेसर किम को ढूंढने पर वही रेड आई का बॉक्स मिल भी जाता है। उस बॉक्स के साथ उन्हें एक प्राचीन भाषा में लिखी एक प्लेट भी मिलती है। अब प्रोफेसर किम की ये खोज हर जगह छा जाती है, लेकिन जब कुछ दूसरे लोग उस बॉक्स की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉक्स उतना पुराना नहीं है जितनी पुरानी वो कहानी है। इसलिए प्रोफेसर किम के ऊपर धोखाधड़ी का केस हो जाता है और उनकी बातों पर अब कोई भी विश्वास नहीं करता। अब कहानी 14 साल आगे आती है, जहां हम प्रोफेसर किम को देखते हैं, जो कि आज भी उस कहानी को सही साबित करना चाहते हैं। और आज वो देखते हैं कि आज लूनर एक्लिप्स है, जो कि दोपहर में शुरू होगा। इसके बाद जब लूनर एक्लिप्स शुरू होता है तो प्रोफेसर किम अपने घर में आकर उसी बॉक्स को खोलते हैं और उसमें वो किन्हीं 6 लोगों का खून डालकर उसमें अपना खून मिलाते हैं और उसी पत्थर की प्लेट पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ते हैं, जिसके बाद उस बॉक्स में से रेड आई जिंदा होकर बाहर आ जाती है। प्रोफेसर किम ये देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वो रेड आई उनके शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल करने लगती है। ब्लैक आई के बॉक्स को भी दोबारा बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद पहला दिन शुरू हो जाता है और हम एक आदमी पार्क जिनसू को देखते हैं, जो कि एक वर्कर की तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि पार्क पहले एक मॉन्क हुआ करता था, लेकिन फिर वो अपनी मॉन्क की जिंदगी छोड़कर आम लोगों की तरह रहने लगा। अब वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में हम भानते हाजियों के स्टूडेंट चियोंग सियोक को देखते हैं, जो कि पिछले 2 सालों से बिना कुछ बोले रह रहा था। दरअसल चियोंग सियोक अपने मौन व्रत पर था। अब चियोंग सियोक हाजियोंग के पास जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हाजियोंग बीमार है और अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसी वजह से अब हाजियोंग चियोंग सियोक को अपने साथ टेंपल के अंदर ले जाते हैं और चियोंग सियोक को बताते हैं कि तुम्हें वो पुरानी कहानी याद है। चियोंग सियोक इशारे से कहता है कि हाँ, उसे वो याद है। चियोंग सियोक लिखकर पूछता है कि बुद्ध ने उन आई को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर दिया। इस पर हाजियोंग उसे बताते हैं कि उन आई को खत्म नहीं किया जा सकता और अब उनमें से एक रेड आई वापस जाग गई है और कहानी के मुताबिक वो रेड आई अब 7 दिनों तक 7 अलग अलग लोगों के शरीर में छुपकर रहेगी और ब्लैक आई के पास आएगी ताकि वो मिलकर हेल के दरवाजे को खोल सके। हाजियोंग कहते हैं कि मॉन्स्टर से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, मगर एक रास्ता है जिससे उन रेड आई और ब्लैक आई को मिलने से रोका जा सकता है। हाजियोंग कहते हैं कि इन 7 दिनों में वो रेड आई 7 अलग अलग लोगों के शरीर में रहेगी और अगर हमने उन 7 में से किसी एक को भी मार दिया तो वो रेड आई ब्लैक आई से नहीं मिल पाएगी। अब ये सब बताकर भानते हाजियोंग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक शिकारी को देखते हैं, जो कि जंगल में खरगोश का शिकार कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वही प्रोफेसर किम आ जाते हैं और उन्हें उसी रेड आई ने पोजेस्ड कर रखा था। लेकिन अब दूसरा दिन शुरू होने वाला था, इसीलिए रेड आई प्रोफेसर किम के शरीर को छोड़कर इस शिकारी के शरीर में आ जाती है। अब दूसरा दिन शुरू हो जाता है। दूसरे दिन की रात में हम एक लेडी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल में देखते हैं। वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि कुछ समय पहले मैं एक प्रोफेसर से मिली थी, जो कि एक मेडिटेशन ग्रुप चलाता था और मैंने भी उसके मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। वो लेडी कहती है कि वहाँ मेरा फ्री में ही हेल्थ चेकअप हो गया और उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया था। अब तभी वही शिकारी इस होटल में आ जाता है। वो शिकारी होटल में आता है और हम देखते हैं कि रेड आई ने उसे भी पोजेस्ड कर लिया है। अब वो शिकारी इसी लेडी के रूम में आता है और उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। इसके बाद रेड आई उस शिकारी के शरीर से निकलकर इस लेडी के शरीर में आ जाती है। वहीं चियोंग सियोक को रात में सोते हुए अपने सपने में भानते हाजियोंग दिखते हैं। वो चियोंग सियोक से कहते हैं कि अब वक्त करीब आ रहा है, इसलिए तुम्हें भानते सियोनवा को ढूंढकर उन्हें ये सब बताना होगा। अब अगली सुबह जब चियोंग सियोक जागता है तो उसे पता चलता है कि भानते हाजियोंग अब नहीं रहे। यहाँ चियोंग सियोक के पास वही ब्लैक आई का बॉक्स अब भी था और चियोंग सियोक को वो सारी बातें याद थी। इसलिए चियोंग सियोक कुछ पैसे और वो बॉक्स लेकर भानते सियोनवा को ढूंढने के लिए निकल जाता है।
यही तीसरा दिन अब शुरू हो चुका था और पुलिस को उसी होटल में 2 बॉडीज भी मिली थी। इसीलिए इस केस की जांच के लिए एक डिटेक्टिव किम होताई को बुलाया जाता है। उनके साथ उनका साथी डोंगजिन भी होता है। डोंगजिन डिटेक्टिव को बताता है कि यहाँ लगे कैमरे की मदद से हमें पता चला है कि इस रूम में एक लेडी एक आदमी के साथ रुकी हुई थी, लेकिन फिर एक और आदमी यहाँ पर आया और अब दोनों आदमी मर चुके हैं और वो लेडी यहाँ से गायब है। यहाँ ये डिटेक्टिव देखते हैं कि जो आदमी यहाँ आया था उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, जो देखकर डिटेक्टिव चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में हम उसी आदमी पार्क जिनसू को देखते हैं और हमें पता चलता है कि पार्क जिनसू ही असल में मोंग सेओनवा है जिन्हें चियोंग सोक ढूंढ रहा है। अब तीसरा दिन भी बीत जाता है। फिर चौथे दिन हम चियोंग सोक को देखते हैं जिसके पास मोंग सेओनवा का एड्रेस आ चुका था और वो मोंग सेओनवा के पास आ रहा था। तभी रास्ते में वो स्टेशन पर बैठ जाता है। उसके हाथ से वो एड्रेस वाला कागज छूटकर गिरता है। वहीं उसी डिटेक्टिव को उसी लेडी की डेड बॉडी मिलती है जो कि होटल से गायब हो गई थी और इस लेडी की डेड बॉडी भी डिकम्पोज हो चुकी थी। अब ये देखकर डिटेक्टिव और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने साथियों से डिस्कस करता है कि आखिर ये तीनों कैसे मरे। डिटेक्टिव का वही साथी डोंगजिन कहता है कि मेरा एक दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट में है और उसने मुझे बताया था कि एक बार एक मुश्किल केस आने पर उसने एक शेमन की मदद ली थी जिससे वो केस आसानी से सॉल्व हो गया था। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि पागलों वाली बातें मत करो, हमें किसी भूत को नहीं पकड़ना है जो हम शेमन की मदद लें। अब वहीं दूसरी तरफ चियोंग सोक मोंग सेओनवा के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, इसलिए चियोंग सोक बाहर ही रुकता है। रात में मोंग सेओनवा यहाँ आते हैं और चियोंग सोक मोंग सेओनवा से मिलकर उन्हें सब बताता है कि भांते हाजियोंग अब नहीं रहे और उन्होंने कहा है कि रेड आई दोबारा से जाग चुकी है। मोंग सेओनवा ये सब जानकर कोई अजीब रिएक्शन नहीं देते। इसी चौथे दिन की रात में हम एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कि एक टनल से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। डिलीवरी मैन उस लड़की को पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो उसी मेडिटेशन ग्रुप की मेंबर हो, लेकिन असल में इस लड़की को भी रेड आई ने पोजेस्ड कर रखा था और अब ये रेड आई उस लड़की की बॉडी को छोड़कर इस डिलीवरी मैन की बॉडी में चली जाती है। यही इसी शहर में हम वर्जिन शेमन के घर को देखते हैं जहाँ उस रेड आई का 7वां और आखिरी शिकार रहती है। अब यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि चियोंग सोक को स्टेशन पर दिखी थी। यहाँ वर्जिन शेमन के घर के बाहर वही डिलीवरी मैन भी आ जाता है जिसे उस रेड आई ने अभी अभी पोजेस्ड किया है। अब ये लड़की डिलीवरी मैन के सामने एक बर्तन में खून रखती है और उसे सूंघकर वो डिलीवरी मैन अपने छठे शिकार के लिए निकल जाता है। इधर रात में मोंग सेओनवा को भांते हाजियों की आत्मा दिखती है जो कि सेओनवा से कहती है कि उन दोनों आई को मिलने से रोकना होगा और उन्हें रोकने के लिए तुम्हें उसी वर्जिन शेमन को ढूंढकर उसे मारना होगा ताकि मॉन्स्टर रुक जाए। अब ये सब सुनकर अगले दिन मोंग सेओनवा अपना पुराना बैग निकालते हैं जिसमें भांते हाजियों का दिया हुआ पुराना सामान था और उसी में उसे वर्जिन शेमन की एक फोटो भी मिलती है जिसके पीछे वर्जिन शेमन का एड्रेस लिखा हुआ था। इसी बैग में हम कुछ खून लगे कपड़ों को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि सेओनवा की वाइफ और उसके बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और दूसरी तरफ जो औरत कार ड्राइव कर रही थी उसने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ही उस औरत ने भी खुद को मार लिया था और उसने एक लेटर लिखकर सेओनवा को अपने इकलौते बेटे को संभालने के लिए भी कहा था। हालांकि उस वक्त सेओनवा भी उस औरत से बदला लेना चाहता था, इसलिए सेओनवा ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सेओनवा उस बच्चे को नहीं मार पाया। खैर अब 5वें दिन सेओनवा चियोंग सोक के साथ उसी वर्जिन शेमन को ढूंढने निकल जाता है। सेओनवा चियोंग सोक के पुराने शूज को देखकर उसे नए शूज भी दिलाता है और खुश होकर चियोंग सोक उन्हें थैंक्स कहता है और अपने मौन व्रत को तोड़ देता है। यहाँ अब वो तुरंत ही वर्जिन शेमन के एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अब एक कैफे बन चुका था। अब सेओनवा पूरे शहर में वर्जिन शेमन के घर को ढूंढने लगते हैं। वो कुछ लोगों से भी वर्जिन शेमन के बारे में पूछते हैं और रात में एक आदमी उन्हें बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो दूसरे शहर में है। अब ये सुनकर सेओनवा चियोंग सोक के साथ उसी शहर की तरफ जाने लगते हैं। यही उस डिटेक्टिव को डोंगजिन से पता चलता है कि जो लोग अब तक मरे हैं जांच के बाद भी उनके मरने की वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन उस शिकारी और उस होटल से भागी लेडी दोनों के सर पर एक होल था। डोंगजिन फिर से डिटेक्टिव से कहता है कि मैंने तुम्हें जिस शेमन के बारे में बताया था कल मैं उसके पास दोबारा से गया था। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि हाँ चलो अब बकवास मत करो, कोई भी शेमन इस केस को सोल्व नहीं कर सकती। डिटेक्टिव कॉल काट देता है। इसके बाद डिटेक्टिव उसी टनल के पास मिली डेड बॉडी को देखता है और उसके सर में भी वैसा ही होल था, जिससे डिटेक्टिव समझ जाता है कि वो शिकारी, होटल से भागी लड़की और ये लड़की तीनों एक ही तरह से मरे हैं। लेकिन डिटेक्टिव को अभी भी नहीं पता था कि ये तीनों कैसे मरे। अब वहीं सेओनवा और चियोंग सोक बसते इसी शहर में आ जाते हैं जहाँ ये सारी मौतें हो रही हैं और इसी रात हम एक स्कूल स्टूडेंट को भी देखते हैं जो कि उसी रेड आई की शिकार बन चुकी थी। अब छठे दिन सेओनवा और चियोंग सोक इस शहर में आ चुके थे। सेओनवा चियोंग सोक से कहते हैं कि तुम इस शहर में जाकर सारे शेमन से मिलो और वर्जिन शेमन को ढूंढो। इसके बाद चियोंग सोक और सेओनवा अलग हो जाते हैं। यहाँ सेओनवा टीवी पर टनल के पास मिली बॉडी की न्यूज को देखकर उस बॉडी को देखने जाते हैं। इसी दौरान चियोंग सोक वर्जिन शेमन के घर को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी सेओनवा यहाँ आकर उस बॉडी को देखता है और सब समझ जाता है। तभी डिटेक्टिव सेओनवा को देखकर उससे उसकी आईडी मांगता है। सेओनवा डिटेक्टिव को अपनी आईडी दिखाता है और डिटेक्टिव
डोंगजिन से सेओनवा की डिटेल्स चेक करवाता है। तभी डिटेक्टिव के पास खबर आती है कि उन्हें एक और बॉडी मिली है। अब ये सुनकर सेओनवा चौंक जाता है। यहाँ डिटेक्टिव सेओनवा की डिटेल्स चेक करने के बाद उसे बैग दिखाने के लिए कहता है, लेकिन सेओनवा यहाँ से बचकर भागने लगता है। तभी डिटेक्टिव सेओनवा के पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जिससे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सेओनवा उठकर भागता है, लेकिन उससे उसका मैप वहीं छूट जाता है। इधर चोंग सेओक वर्जिन शेमन के घर में बैठा था और यहाँ वो एक और औरत को भी देखता है। फिर वही अनजान लड़की चोंग सेओक के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चोंग सेओक इस घर को अच्छे से देख लेता है और सेओनवा के पास जाने लगता है। तभी उसे वही स्कूल स्टूडेंट दिखती है जिसे रेड आई ने पोजेस्ड कर रखा था। वो रेड आई बाहर आकर चोंग सेओक को देखती है और ये लड़की क्रीपी स्माइल के साथ हंसने लगती है। चोंग सेओक डरकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं रात एग्जॉस्टेड भी रह चुका है। अब तभी डिटेक्टिव को सेओनवा का गिरा हुआ मैप याद आ जाता है। डिटेक्टिव डोंगजी के साथ उस मैप को लेने जाता है। रास्ते में डोंगजी डिटेक्टिव को एक ताबीज देता है और कहता है कि मैंने ये उसी शमन से बनवाया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। डिटेक्टिव उस ताबीज को फेंकने वाला था, लेकिन डोंगजी कहता है कि ये आम ताबीज नहीं है, बल्कि इसमें मेरा खून मिला है। अब डोंगजी का दिल रखने के लिए डिटेक्टिव उस ताबीज को रख लेता है। फिर ये दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें सेओनवा का गिरा हुआ मैप मिल जाता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि एक स्कूल स्टूडेंट भी मिसिंग हो गई है, लेकिन वो पहले भी कई बार मिसिंग हो चुकी है और उसने एक मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। अब वहीं दूसरी तरफ सेओनवा और चोंग सेओक आपस में मिल जाते हैं। चोंग सेओक सेओनवा को बताता है कि वर्जिन शेमन का घर कहाँ पर है। इसके बाद सेओनवा वर्जिन शेमन को मारने जाने लगता है। तभी चोंग सेओक सेओनवा को उस लड़की के बारे में बताता है जिसे वापस आते समय उसने देखा था। उस लड़की के बारे में जानने के बाद सेओनवा चोंग सेओक से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आगे इस काम में खतरा होने वाला है। सेओनवा चोंग सेओक से कहता है कि मैं उस लड़की को मारने जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर चोंग सेओक को लगता है कि जो लड़की वर्जिन शेमन के घर में थी, सेओनवा उसे ही मारने जा रहे हैं। इसीलिए अब चोंग सेओक उस लड़की को बचाने जाने लगता है। इधर डोंगजी डिटेक्टिव को बताता है कि आज ही हमें जंगलों में एक और डेड बॉडी भी मिली है, जो कि उसी तरह डिकम्पोज हो चुकी है जैसे कि बाकी सब हो चुकी थी, लेकिन उसके बारे में अभी हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये सुनकर डिटेक्टिव डोंगजी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और खुद कहीं और जाने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव को सेओनवा दिख जाता है, जो कि वर्जिन शेमन को मारने जा रहा था। डिटेक्टिव सेओनवा का पीछा करने लगता है। इधर चोंग सेओक सेओनवा से पहले वर्जिन शेमन के घर में आकर उसी लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ हम उसी अनजान औरत को भी देखते हैं। अब ये लड़की उस औरत की तरफ देखती है और फिर चोंग सेओक के साथ यहाँ से चली जाती है। इधर डोंगजी डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि जिस आदमी की बॉडी हमें जंगलों में मिली है उसकी और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है और अब ये सारे मर्डर्स कनेक्ट हो चुके हैं। डोंगजी डिटेक्टिव को बताता है कि जिस आदमी की बॉडी हमें जंगलों में मिली है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किम है, जो कि एक मेडिटेशन ग्रुप चलाता था और जितने भी लोग अब तक मरे हैं वो सारे इसी ग्रुप के मेंबर थे और सिर्फ 2 मेंबर ही अब जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक मिसिंग हुई वही स्कूल स्टूडेंट है और दूसरी वही शेमन जिसके पास से डोंगजी ने वो ताबीज बनवाया था। अब ये सब जानकर डिटेक्टिव डोंगजी को यहाँ आने के लिए कहते हैं। इधर सेओनवा वर्जिन शेमन के घर पहुंच जाता है। उसे यहाँ एक लेडी इशारों से एक लेटर दिखाती है। सेओनवा वो लेटर लेकर उस लेडी पर हमला करने जाता है, लेकिन उस लेडी ने अपने चेहरे को पहले ही ढक रखा था। सेओनवा उसे मारने वाला था, तभी डिटेक्टिव आकर उसे रोक देता है। यहाँ सेओनवा और उस डिटेक्टिव के बीच फिर से फाइट होने लगती है। तभी वही स्कूल स्टूडेंट यहाँ आकर डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसका हाथ भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि डिटेक्टिव के पास वो ताबीज मौजूद था। खैर अब ये स्टूडेंट वर्जिन शेमन को देखने लगती है क्योंकि कल 7वां दिन शुरू हो जाएगा और रेड आई को आखिरी और 7वें इंसान के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ रेड आई को आखिरी होस्ट नहीं दिखता, इसीलिए अब ये लड़की यहाँ से जाने लगती है। सेओनवा अपनी कुल्हाड़ी पर अपने खून से कुछ मंत्र लिखता है और इस लड़की को मारने के लिए इसके पीछे जाने लगता है। इधर चोंग सेओक उसी लड़की को लेकर अभी भी यहाँ से भाग रहा था और यही डोंगजी भी इस शहर में आ चुका था। अब तभी वही लड़की भागते हुए डोंगजी के साथ ये रेड आई उस लड़की की बॉडी से निकलकर डोंगजी की बॉडी में आ जाती है, लेकिन रेड आई का 7वां शिकार तो वर्जिन शेमन थी, तो आखिर रेड आई डोंगजी की बॉडी में क्यों आई, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। यहाँ अब रेड आई डोंगजी को पोजेस्ट कर लेती है। सेओनवा उस पर हमला करता है, लेकिन वो सेओनवा को रोककर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। रेड आई का मॉन्स्टर सेओनवा से कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है, इसीलिए तुम बुक्सान चले जाओ। अब तभी यहाँ 2 और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। सेओनवा यहाँ से भाग जाता है और डोंगजी पुलिस ऑफिसर को गन से शूट करके मार देता है। इधर चोंग सेओक उस लड़की के साथ आगे बढ़ रहा था और अब ये दोनों बुक्सन जाने लगते हैं। इधर सेओनवा भी बुक्सन जाने के लिए निकल जाते हैं और डोंगजी भी अपनी कार से बुक्सन की तरफ जाने लगता है। डोंगजिन को रेड आई ने पोजेस्ट कर रखा था। डोंगजिन बुक्सन आकर उन्हीं टेम्पल के पास आता है और यहाँ के मॉन्क को गोली मारकर भांते हाजियों की बॉडी के पास जाकर उनसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि ब्लैक आई का बॉक्स और जो उस बॉक्स को खोल सकता है वो दोनों ही यहाँ आ रहे हैं। यही चोंग सेओक उसी लड़की के साथ टेम्पल के पास आ रहा था। तभी वो दोनों चलते चलते थक जाते हैं और वहीं खाली पड़े एक घर में बैठ जाते हैं।
इधर सेओनवा भी यहाँ आकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उन पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर का इल्जाम डोंगजिन पर आ चुका था और डिटेक्टिव इस बात से काफी परेशान था। इसीलिए अब डिटेक्टिव उसी वर्जिन शेमन के घर में जाता है और यहाँ उसे वही अनजान औरत मिलती है जिसे हमने पहले भी देखा था। वो औरत अब डिटेक्टिव को बताती है कि मैं ही असली वर्जिन शेमन हूँ और जो लड़की यहाँ रहती थी वो असल में एक घोस्ट है जिसका नाम आरन है और वो लड़की ही सबको उस मेडिटेशन ग्रुप में लाई थी। ये वर्जिन शेमन बताती है कि उसने मुझे बताया था कि उसे बचपन में काफी टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर प्रोफेसर किम उसकी जिंदगी में आए और उस लड़की को एक नई जिंदगी मिल गई। आरन प्रोफेसर किम को अपना डैड मानकर उनके साथ खुशी से रहने लगी, लेकिन फिर प्रोफेसर किम को पता चला कि रेड आई का आखिरी स्टेप एक वर्जिन शेमन होगी और उस तक पहुंचने के लिए किसी को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। और तब अपने डैड के लिए आरन ने अपनी जान कुर्बान कर दी और फिर उसने घोस्ट बनकर वर्जिन शेमन को मोहित करके इस मेडिटेशन ग्रुप में ज्वाइन करवाया। लेकिन ये वर्जिन शेमन सब समझ गई और उसने अपने खून को डोंगजिन के खून से उस वक्त बदल दिया जब डोंगजिन यहाँ ताबीज बनवाने आया था और इसी वजह से रेड आई का आखिरी शिकार वर्जिन शेमन से बदलकर डोंगजिन बन गया और अब रेड आई अपने आखिरी शिकार तक पहुंच चुकी है। डिटेक्टिव से कहती है कि तुम्हारा साथी बुक्सेन गया है, तुम भी वहीं जाओ। अब ये जानकर डिटेक्टिव बुक्सेन की तरफ जाने लगता है। इधर सेओनवा उसी घर में आते हैं जहाँ च्योंगसोक और आरन बैठे थे। आरन सेओनवा को देखकर यहाँ से गायब हो जाती है और च्योंगसोक देखता है कि वही ब्लैक आई का बॉक्स उसके पास रखा हुआ है। च्योंगसोक समझ जाता है कि आरन ही मुझे सम्मोहित करके मुझे और ब्लैक आई के बॉक्स को यहाँ तक लेकर आई है। अब ये सब देखकर सेओनवा और च्योंगसोक उस ब्लैक आई के बॉक्स को ले लेते हैं और डोंगजिन को मारने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों इसी जंगल में ही एक ट्रैप बनाते हैं। ये दोनों अपने कपड़ों पर और अपने हथियारों पर पवित्र निशान बनाते हैं ताकि मॉन्स्टर उनसे दूर रहे। यहाँ सेओनवा च्योंगसोक से कहते हैं कि मैं रेड आई को अपने शरीर में लाऊंगा और तब तुम मुझे मार देना। इससे रेड आई और ब्लैक आई आपस में नहीं मिल पाएंगी। अब इसके बाद रात में ये दोनों ट्रैप तैयार कर लेते हैं। डिटेक्टिव भी यहीं आ जाता है और वो भी ऊपर की तरफ आने लगता है। डोंगजिन को भी एहसास हो जाता है कि सेओनवा इसी जंगलों में आ चुका है, इसीलिए डोंगजिन सेओनवा के पास आ जाता है। च्योंगसोक यहीं छुपकर सब कुछ देख रहा था। च्योंगसोक सेओनवा को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है, लेकिन डोंगजिन यानी कि डोंगजिन ये सब बताने के बाद सेओनवा को एक गन देता है और कहता है कि अब तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसीलिए खुद को मार लो। वो मॉन्स्टर आरन को भी यहाँ बुला लेता है और आरन च्योंगसोक के कपड़े उतार देती है जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। इसके बाद वो कहीं गायब हो जाती है। यही सेओनवा अपने गोली मारने के बजाय डोंगजिन के ही गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डिटेक्टिव भी इनकी तरफ आने लगता है। इधर डोंगजिन गुस्से में आकर बाकी 6 आत्माओं को भी यहाँ बुला लेता है जो कि सेओनवा पर हमला कर देती है। लेकिन तभी टेंपल में रखी हुई भानते हाजियों की डेड बॉडी से मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगती है, जिससे वो आत्माएं सेओनवा को छोड़कर भानते हाजियों को रोकने आती हैं, लेकिन वो आत्माएं कुछ भी नहीं कर पाती। इधर डोंगजिन च्योंगसोक को मारने जाने लगता है। च्योंगसोक बचकर भागता है। यही सेओनवा भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर डोंगजिन को मारने आ रहा था। तभी भागते हुए वो आत्माएं दोबारा से सेओनवा पर हमला कर देती हैं। सेओनवा उनसे लड़ता है। इधर च्योंगसोक भागते हुए गिर जाता है और तभी डिटेक्टिव उसके सामने आता है। फिर डोंगजिन भी यहाँ आ जाता है। डिटेक्टिव डोंगजिन के पास जाता है, लेकिन डोंगजिन को रेड आई ने पोजेस्ड कर रखा था। वो डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देता है और च्योंगसोक की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सेओनवा यहाँ आकर उसके पैर पर गोली मार देता है, लेकिन वो तब भी नहीं रुकता। वो च्योंगसोक को पकड़ लेता है और रेड आई अब च्योंगसोक के शरीर में जाने लगती है। सेओनवा कुल्हाड़ी लेकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डिटेक्टिव डोंगजिन को बचाने के लिए सेओनवा को गोली मार देता है, लेकिन सेओनवा ने डोंगजिन के पहले ही कुल्हाड़ी मार दी थी। मगर मरने से पहले वो रेड आई डोंगजिन के शरीर से निकलकर च्योंगसोक के शरीर में आ जाती है। इधर जब डिटेक्टिव डोंगजिन की डेड बॉडी के पास आता है तो उसे वो डेड बॉडी डिकम्पोज मिलती है। इसके बाद च्योंगसोक उठता है जो कि अब रेड आई के वश में आ चुका था और अब च्योंगसोक इस डिटेक्टिव को भी उठाकर फेंक देता है, जिससे अब डिटेक्टिव भी यहाँ मर जाता है। इसके बाद च्योंगसोक उसी ब्लैक आई के बॉक्स को खोलता है, जिससे ब्लैक आई और रेड आई एक होने लगती है और आसमान में हेल का दरवाजा खुलने लगता है। लेकिन वो दरवाजा पूरी तरह से खुलने से पहले ही वो मॉन्स्टर सेओनवा को एक आखिरी मौका देता है और सेओनवा को छोटा च्योंगसोक दिखने लगता है। वो सेओनवा से कहता है कि मुझे मार दो, मगर सेओनवा उस बच्चे को नहीं मार पाता। लेकिन सेओनवा उसके चेहरे पर अपने खून से एक मंत्र लिख देता है और क्योंकि सेओनवा पहले एक्सोर्सिज्म भी करता था, इसी वजह से अब वो मंत्र पढ़ने लगता है और रेड आई को च्योंगसोक के शरीर से निकालकर अपने शरीर में बुला लेता है, जिसके बाद च्योंगसोक होश में आ जाता है। अब रेड आई सेओनवा के शरीर में थी और रेड आई को रोकने के लिए सेओनवा च्योंगसोक से उन्हें मारने के लिए कहता है।